हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको सेंसिटाइजेशन के बारे में बताएंगे, जो कि सोशियोलॉजी पेपर 2 का एक पार्ट है। फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास ने ये कॉन्सेप्ट दिया था अपनी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार सेंसिटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक लो कास्ट या फिर एक ट्राइब एक हायर कास्ट के कस्टम्स, रिचुअल्स, आइडियोलॉजी और स्टाइल ऑफ लाइफ को फॉलो करता है। इसके द्वारा एक कास्ट अपने लिए सोशल और कल्चरल मोबिलिटी लेकर आता है। एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के कूर्ग्स पे फील्ड स्टडी की थी और ये पाया था कि कूर्ग्स कास्ट हायरार्की में अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए ब्राह्मण्स के कस्टम्स और रिचुअल्स को अपना रहे थे। उन्होंने मीट खाना और अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेना भी छोड़ दिया था, क्योंकि इन चीज़ों को रिचुअली इम्प्योर माना जाता था और इनसे कास्ट हायरार्की में उनकी पोजीशन लो हो रही थी। कूर्ग्स ने इंडिया के ग्रेट ट्रेडिशन से जुड़ना शुरू कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, वो रिलीजियस एंड सेक्रेड टेक्स्ट ज़्यादा पढ़ने लग गए थे और तीर्थ स्थलों पे मतलब पिलग्रिमेज सेंटर्स पे ज़्यादा जाने लग गए थे। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सब करने से अपर कास्ट या ब्राह्मण्स उनको ज़्यादा ऑनर, प्रेस्टीज या डिग्निटी देने लगेंगे। ये सेंसिटाइजेशन तब हो रही थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए भी नहीं थे। लोअर कास्ट को लगता था कि अपने आइडियाज़, बिलीफ्स और स्टाइल ऑफ लिविंग को बदल के ही वो सोसाइटी में हायर स्टेटस और प्रेस्टीज क्लेम कर सकेंगे, यानी अपवर्ड सोशल मोबिलिटी पा सकेंगे। सेंसिटाइजेशन की प्रोसेस को 2 से 3 जनरेशन्स तक फॉलो किए जाने पर ही धीरे धीरे एक कास्ट की स्टेटस इम्प्रूव हो जाती थी। मतलब सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी हासिल करने में एक कम्युनिटी को काफ़ी टाइम लगता था। कभी कभी जिस डोमिनेंट ग्रुप के कल्चर को फॉलो किया जाता था वो डोमिनेंट ग्रुप अपोज भी कर देता था। कूर्ग्स की तरह से इंडिया में और भी कास्ट्स थे जो कि सेंसिटाइजेशन फॉलो कर रहे थे। एग्जाम्पल्स हैं बिहार के कुर्मी एंड यादव्स, गुजरात के कोलीज, कर्नाटका के लिंगायट्स, क्योंकि उनको लगता था कि यही एक मींस अवेलेबल है हायर पोजीशन या स्टेटस अचीव करने के लिए। सेंसिटाइजेशन में पहले ये कास्ट अपने सेक्युलर स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सेक्युलर स्टेटस तब इम्प्रूव होती थी जब वो गवर्नमेंट जॉब्स हासिल कर लेते थे, या फिर पॉलिटिकल पावर हासिल कर लेते थे, या फिर उनकी इनकम अच्छी हो जाती थी। उसके बाद वो अपने रिचुअल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करते थे, हायर कास्ट की सेरेमनीज, रिचुअल्स और स्टाइल ऑफ लिविंग को अपना के। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले तो एम.एन. श्रीनिवास ने इस कॉन्सेप्ट का नाम ब्राह्मणाइजेशन रखा था, क्योंकि उनको ये लगता था कि कूर्ग्स ब्राह्मण्स के कल्चर को इमिटेट कर रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि जहाँ पे डोमिनेंट कास्ट क्षत्रियाज होते थे, वहाँ क्षत्रियाज के कल्चर को इमिटेट किया जाता था। जहाँ वैश्यास डोमिनेंट कास्ट थे, वहाँ वैश्यास के कल्चर को फॉलो किया गया था। इसलिए बाद में एम.एन. श्रीनिवास ने इस कॉन्सेप्ट का नाम ब्राह्मणाइजेशन से चेंज करके सांस्कृताइजेशन रख लिया था। सांस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट के द्वारा एम.एन. श्रीनिवास ये कहना चाहते थे कि कास्ट में किस तरह की चेंजेस आ रही है और कास्ट अब पहले जैसा रिजिड नहीं रह गया है। जहां लुई डुमो और जी.एस. खुरिये जैसे स्कॉलर्स ने कास्ट को स्टैटिक बताया था, एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के कूर्ग्स की फील्ड स्टडी करके कास्ट में हो रहे चेंजेस को इंडिकेट किया, मतलब कास्ट के डायनामिक एस्पेक्ट को बताया और ये समझाने की कोशिश करी कि अब इंडियन सोसाइटी के कास्ट में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन एम.एन. श्रीनिवास को अपनी सेंसिटाइजेशन के कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी। वो इसलिए क्योंकि क्रिटिक्स ये मान रहे थे कि सेंसिटाइजेशन कोई मेजर सोशल चेंज नहीं था, कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो रहा था सेंसिटाइजेशन से, क्योंकि वर्ना मॉडल वैसे का वैसे ही था। बस लोकल लेवल पे एक कास्ट की स्टेटस या प्रेस्टीज बेटर हो जाती थी और उनका कल्चर चेंज हो रहा था। Therefore, sensitization was causing only a cultural change and not a structural change. एक और क्रिटिसिज्म ये थी कि कुछ रीजन्स में डीसेंसिटाइजेशन भी हो रही थी। डी.एन. मजुमदार ने डीसेंसिटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया था और कहा था कि ये तब देखने को मिलता है जब अपर कास्ट अपने लाइफस्टाइल को छोड़ के अपने से लोअर कास्ट की लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, यानी नॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीरी पंडित्स तो ब्राह्मण्स होते थे लेकिन मीट कंजम्पशन करते थे।
एम एन श्रीनिवास को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उनके इस कॉन्सेप्ट में ये फीलिंग आ रही थी कि वो एलिट्स यानी हाई कास्ट का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच की इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक क्रिटिसिज्म ये भी थी कि जब श्रीनिवास सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली मर्टन के रेफरेंस ग्रुप के कॉन्सेप्ट को ही समझा रहे हैं। रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसका मेंबर हम बनना चाहते हैं और इसलिए उनके आइडियाज और बिहेवियर को हम फॉलो करते हैं। हैरोल्ड गोल्ड कहते हैं कि एक्चुअली जो कास्ट सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशंस में रह रहे होते हैं वो लोग जब अपनी सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, उसी को एम एन श्रीनिवास ने सैंस्टिटाइजेशन का नाम दे दिया है। लेकिन सच बात तो ये है कि सैंस्टिटाइजेशन में लोअर कास्ट का मोटिव अपर कास्ट के कल्चर को इमिटेट करना नहीं है, बल्कि अपने सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है। सैंस्टिटाइजेशन की अब काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रह गई है क्योंकि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले सैंस्टिटाइजेशन हो रही थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद दूसरे प्रोसेसेस शुरू हो गए थे, जैसे कि वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। तो अब लोअर कास्ट इन प्रोसेसेस को यूज करके अपनी पोजीशन बेटर करने लगे थे। आज के टाइम में जो भी कास्ट हैं उन्हें हायर पोजीशन क्लेम करने के लिए सैंस्टिटाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। अब सब डेमोक्रेसी में रहते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, वोट को और अपनी सिटीजनशिप को यूज करके लोअर कास्ट सोसाइटी में अपनी सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। उसके लिए उनको अपर कास्ट के कल्चर को अपनाने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो सैंस्टिटाइजेशन के बारे में। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ट्रस्ट आईएएस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।